Hello everyone, we are going to discuss about contents of real number which is taken from class 10th. हम लोग अभी जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है इसको जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हम इस पे डीप एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन मैनी फॉर्म। बहुत तरह के फॉर्म में हम लोग इंटीजर्स को लिखने के लिए हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर देगा। हम लोग पढ़ेंगे यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। हम लोग दो नंबर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से, इसको हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। हम लोग उसके बाद जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। हम लोग सीखेंगे कि होल नंबर क्या होता है। हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होता है इसको सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। टू टेस्ट वेदर ए गिवन रैशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसको हम लोग सीखेंगे चैप्टर के अंदर। हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको सीखेंगे। इस पे बहुत सारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लोग कुछ थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 जो है यह इरेशनल नंबर है। उसके बाद इफ p इज ए प्राइम नंबर देन प्रूफ दैट p√p इज इरेशनल नंबर। इसको हम लोग प्रूफ करके सीखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डील करें। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। तो साथियों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। इसका कुछ भाग हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th से लिया गया है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। इसके बारे में कुछ पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर हमको एक बार उसका रिवीजन टाइप का पढ़ना है और उसको और ज़्यादा कंसेप्ट इसमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। As we have to know that the number which can be represented on number line is called real number। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा या उसी को कहते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि यूक्लिड डिवीजन क्या है, एक टेक्निक है। वह क्या टेक्निक है कि दो नंबर को हम चेक करते हैं इसका क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यानी कि क्या होता है। तो हम इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्तक इसको बोला जाता है। तो कैसे महत्तम समवर्तक इसको निकालेंगे दो नंबर का, इसमें एक अलग टेक्निक से बताया गया है जिसको कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से कहा गया है कि अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b द कंडीशन इतना। अब देखिए इस कंडीशन को हम लोग को समझने का प्रयास करेंगे कि ये कंडीशन क्या है। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ कोई b है और यहाँ क्या किया गया, q से डिवाइड किया गया, यहाँ a है। देखिए यहाँ पे हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ a को जब b से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ क्विशेंट यानी भागफल क्या आता है, q आता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ पे फिर अगर रिमाइंडर कितना बच जाए r हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर a में b से डिवाइड किया गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू लिख सकते हैं b × q प्लस r। यहाँ रिमाइंडर है,
ये रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, जो भी रिमाइंडर कहाँ से हो सकता है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि b से क्या हो जाता है, डिवाइड करवाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे r जो है वह क्या होगा, यहाँ r जो है वह b से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। क्योंकि किसी भी अगर डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, b से छोटा ही आएगा, क्योंकि जिससे डिवाइड करवाया जाता है तो उससे तो छोटा होगा ही। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करवाते हैं तो ये कितना 2 टाइम्स लगेगा, तो ये 4 आएगा। जब भी रिमाइंडर आएगा तो यह इससे देखते हैं क्या आएगा, छोटा ही आएगा, यानी 1 जो है 2 से छोटा ही है, तो ये 2 आएगा या 2 से कम आएगा। अब हम देखते हैं कुछ भी हो तो वह क्या, किसी भी पीरियड में इससे क्या होगा, हमेशा छोटा ही आएगा या 0 आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे r का क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, या तो 0 से बड़ा होगा ही, 0 या 0 के बराबर, या b से छोटा ही होगा, b के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, इस तरह का कंडीशन होगा। तो हम इस तरह इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये ही कहता है, और इस चीज़ के हेल्प से हम लोग आगे अपनी बातों को रखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस तरह से हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 20 जो है 3 से डिवाइड किया जाता है, उसमें डिविडेंड कितना हो जाएगा, 20, डिवीजर कितना हो जाएगा 3, और रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग बचपन से करते हैं। 20 3 से डिवाइड करवाया जाता है और इतना देखते हैं तो ये कितना आता है 6, यहाँ कितना 6 जो है 6 टाइम्स अगर देते हैं तो ये कितना आता है 18, और यहाँ बच जाता है 2। अब यहाँ देखते हैं कि रिमाइंडर r इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिमाइंडर जो है 2 हो गया, क्वेश्चन जो है 6 हो गया। अब यहीं पे इसको अरेंज करके इसको लिख सकते हैं हम। अब इसको फाइनली हम लोग इतना लिख सकते हैं, 20 इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2, तो 2 क्या है, एक रिमाइंडर है, 6 क्वेश्चन है। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यह किस में पढ़ते हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसी को कहा गया है। अब हम लोग आगे इस पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब एक तरह का जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। हम उसको किस तरह से इंटीजर्स को हम लोग लिख सकते हैं एक जनरल फॉर्म में, उसी को लिखने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ बनाए हैं टेक्निक। लेट जेड रिप्रेजेंट्स एवरी इंटीजर्स, यहाँ जेड जो है सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम जेड सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें अगर हम लोग 0 से डिवाइड करवाएं, नहीं 1 से डिवाइड करवाएं तो क्या होगा। अब देखिए, फिर 2 से डिवाइड करवाएं तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करवाएं तो क्या होगा। अब हम इसको किसी भी कोई भी इंटीजर्स को हम लोग कितने तरीके से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ से गौर से देखेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आने वाला है। अब यहाँ देखिए, जेड क्या है, एक इंटीजर्स है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जेड को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं, और इसमें कितना आ जाएगा क्वेश्चन कितना मान लेते हैं कि क्यू टाइम्स से लगा, और इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो 1 से तो कोई भी इंटीजर्स डिवाइड होगा ही होगा, चाहे जेड कोई भी हो, कुछ भी हो, वह तो 1 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि इंटीजर्स है। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम जेड को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू क्यू प्लस 0, रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसलिए यहाँ पे अगर इसके जगह पे 1 के जगह पे अगर 2 ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग व्यक्त करेंगे अभी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड करवाया गया है। यहाँ से जब 2 से डिवाइड करवाया गया है तो यहाँ देखिए कि 2 फॉर्म में लिखा गया है इतना। यह क्यों लिखा गया है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ क्या है, जेड है,
जेड है जब, तो हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आर हो क्यू होता है और यहाँ पे क्या बचता है, आर बचता है। तो जब आर बचता है तो जेड को लिखने का क्या तरीका है, जेड को लिखने का ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से आर क्या क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं ये आर जो है यह 0 से तो बड़ा होगा ही, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन यह जो है 2 से छोटा ही होगा, छोटा ही होगा। जब 2 से छोटा होगा तो ये क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या नहीं तो 1 हो सकता है। अब देखते हैं जब यहाँ पे इस तरह का बनाते हैं, जब यहाँ r इक्वल्स टू 0 बैठाते हैं हम, तो अगर r इक्वल्स टू यहाँ 0 देते हैं तब z इक्वल टू कितना हो जाता है, z इक्वल टू हो जाता है 2q, और फिर r इक्वल्स टू अगर 1 करते हैं तो z इक्वल्स टू कितना हो जाता है 2q प्लस 1, इतना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्म जो है यहाँ है और दूसरा वाला फॉर्म क्या है, ये यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग या तो ये इस्तेमाल करें तो हम सारे इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी जेड इंटीजर्स या तो ये फॉर्म में होगा या तो ये फॉर्म में होगा। हम ये दोनों के हेल्प से सारे इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इससे कि जिस तरह से 1 से डिवाइड करा के हम देखिए एक ही टर्म में क्या कर सकते थे, सबको रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसमें अगर 2 से करवाएं तो ये 2 टर्म में बट गया, या तो इस तरह से या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को। तो आइए अब आगे चलें, फिर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए अब हमको z को क्या है, एक इंटीजर्स है, मान लीजिए 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ r हो गया और यहाँ पे q हो गया और यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर r। तो यहाँ पे हम लोग z को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू लिखेंगे कि 3q प्लस r। अब देखिए कि r यहाँ पे कितना होगा, r जो होगा वह 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और यह छोटा होगा 3 से। तो 3 से अगर छोटा होगा तो हम कितना तरह से z को लिख सकते हैं, z अगर हम यहाँ लिखते हैं, हम लोग z का वैल्यू अगर हम लोग क्या लें, r का वैल्यू अगर 0 लें तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा 3q। r का वैल्यू अगर 1 होगा तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, और r का वैल्यू 2 लें तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2। तो अब हम 3 नहीं ले सकते हैं, 3 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 3 से जब भी होगा रिमाइंडर छोटा ही होगा। तो हम 3 तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 लिख चुके हैं। अब देखिए अगर 0 हो तो हम जानते हैं कि क्या होगा, 0 हो तो इतना होगा, अगर 1 होगा तो इतना होगा, इस तरह का। अगर 2 रिमाइंडर बचे तो ये कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब देखते हैं कि आगे हम लोग अगर 4 से डिवीजन करें तो वो कैसे होगा। तो आइए हम लोग देखें, यहाँ पर क्या किया गया है, इंटीजर्स को जो है 4 से डिवाइड, मान लेते हैं z को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, यहाँ क्वेश्चन कितना हो गया q और रिमाइंडर कितना बच गया r। अब देखिए कि हम z को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम z को एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 इंटू क्यू के फॉर्म में, 4 इंटू क्यू के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अब प्लस r हो जाएगा। जब 4 इंटू क्यू r हो गया तो अब देखिए जब ये 0 रिमाइंडर बचा, r इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4q। r इक्वल्स टू अगर अगर 0 होगा तो इतना होगा, r इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस 1, और r इक्वल्स टू अगर 2 होगा तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस 2। अगर r इक्वल्स टू अगर 3 होगा
तो 3 अगर होगा तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 3। अब देखते हैं कि इतना हम लोग को रिमाइंडर आ सकता है, तो ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हम इसको 4 से डिवाइड किए हैं, तो जब भी होगा ये 4 से छोटा ही होगा। तो अब देखिए कि जीरो केस में इतना है, ये कितना होगा, q है 4q है। अब इतना तक 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई भी इंटीजर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4q प्लस 4q या 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के ही फॉर्म में कोई भी सारे इंटीजर्स को हम लोग इस 4 फॉर्म में ही रख सकते हैं। अब इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। या तो 3 फॉर्म में अगर रखना हो तो इस तरह का होगा, 2 में रखना हो तो इस तरह का, 1 में रखना हो इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस तरह का जनरल फॉर्म बनाने के लिए। अब देखिए, इसको हम लोग 5 में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को इतने करना हो तो हम या तो इतना या तो इतना या तो इतना में कर सकते हैं। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से एक में ही हो, ये तो होता ही है। तो ये देखते हैं कि हम इस तरह से सारे इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं, या इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर्स का। इस तरह से हम लोग इंटीजर्स का डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन सीख चुके हैं, और उसको कैसे एक तरह का जनरल फॉर्म में लिखा जाए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, यह हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। तो आइए इसमें और कुछ डिस्कस करने के लिए हम लोग आगे चलें। अब आइए हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम करें। सो डैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर्स q। अब इसको देखिए कैसे हम लोग स्टेप बनाएं इसको प्रूव करने के लिए, कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि z कोई क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो z पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम आगे इसको लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग z बाय 4 लेट q बी अ क्वोशिएंट एंड r बी अ रिमाइंडर। यहाँ जो है z को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। 4 से डिवाइड करने के बाद हम जानते हैं कि रिमाइंडर बचेगा, कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन से इसको क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन। अब देखिए इतना लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 4q प्लस r। अब r देखिए क्या हो सकता है, r जो है 0 से लेके 4 से कम जो भी इंटीजर्स हो, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 रिमाइंडर हम लोगों को आएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 होगा। अब हम इसको लिखें तो हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कुल 4 फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो कि इस तरह है। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए z इक्वल टू लिखते हैं 4q, z इक्वल्स टू 4q प्लस 1, zq 4q प्लस 2, z इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ये 4 यानी कि 4 फॉर्म है जिसमें कि हम इस z को रिप्रेजेंट यानी कि इस इंटीजर्स को लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, उसी के अनुसार हम अपने काम के डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ करना है कि एक बार थोड़ा क्वेश्चन पे हम लोग विचार करें कि सो डैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म इतना और इतना, या तो इतना के फॉर्म में कोई भी ओड इंटीजर्स जो है या तो इस फॉर्म में होगा या नहीं तो इस फॉर्म में होगा। यानी कि ओड इंटीजर्स जितना भी होता है हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आएंगे, अब इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें 2 तरह का नंबर होगा। कोई भी इंटीजर्स 2 तरह के इंटीजर से नंबर से बना, एक इवन एक ओड। इवन ओड को दोनों को मिला दें तो वो इंटीजर्स हो जाता है।
अब यहाँ पे अगर ओड को हम सेलेक्ट कर लें तो इवन अपने अलग हो जाता है, इवन को अलग कर लें तो ओड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इवन नंबर को अलग करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो टर्म जो है ये 4Q और 4Q प्लस 2, इसको देखने से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या है, इवन है। यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, तो हम लोग देख के ही अलग कर सकते हैं कि इसको ये क्या है, इवन है। तो इवन अगर है तो अगर ये इवन है तो बाकी दूसरा क्या होगा, तो वो क्या होगा, ओड होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कौन ओड है। when z is odd, if it is the form z equals to 4Q plus 1 4Q plus 3। अब देखिए कि ये दोनों फॉर्म जो है यह क्या होगा, यह ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 4 फॉर्म था जिसमें कि 2 फॉर्म क्या हो गया, इवन हो गया, बाकी क्या हो गया, 2 फॉर्म क्या हो जाएगा, ओड फॉर्म हो गया। अब देखिए कि यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या हो गया कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है यह क्या है, ओड नंबर का फॉर्म है। इसकी सहायता से हम सभी ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पे विचार करें। देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम में क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार का यह प्रॉब्लम है। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज इन द फॉर्म 2Q and every odd positive integers is in the form 2Q plus 1 for some positive integers Q। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे लेट n be an arbitrary positive integers। फिर से समझें, लेट n be an arbitrary positive integers on dividing n by 2, let Q be the quotient and R be the remainder। अब देखिए हम लोग उसी तरह का फिर इसमें करेंगे जो कि हम लोग पिछले प्रॉब्लम में हम लोग किए थे। अब आइए हम लोग देखें कि क्या होता है आगे। अब देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या यूक्लिड एल्गोरिदम से हम लोग लिख सकते हैं कि वी हैव n इक्वल्स टू 2Q प्लस R। R क्या है, रिमाइंडर है, Q क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर रिमाइंडर की बात है तो रिमाइंडर इसमें डिवीजन क्या किससे किया गया है, डिवीजन किया गया है 2 से। कौन चीज़ किया गया है, 2 से। जब 2 से डिवीजन किया गया है तो हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, 2 से हमेशा छोटा होगा। जब 2 से छोटा होगा तो R इक्वल्स टू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इन दोनों के अलावा और कुछ तीसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी होगा यह 2 से छोटा ही होगा और 0 से 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब देखिए इसको आगे लिखें, कैसे लिखेंगे। अब देखिए R इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो जब 0 होगा तो इतना होगा, R इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो यह इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे n को जो है, n क्या है, यहाँ इंटीजर्स है, तो 2 फॉर्म में यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए केस 1 में व्हेन n इक्वल टू 2Q, तो हम इसको देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि यह इवन नंबर है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर n इज अ क्लियरली इवन। तो हम फिर केस 2 लेते हैं, n इक्वल्स टू 2Q प्लस 1। 2Q प्लस 1 जब हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको देख के ही पता लगा सकते हैं कि यह क्या है, ओड है। क्योंकि यहाँ पे 2Q में अगर 1 किसी भी इवन नंबर में अगर 1 अगर प्लस कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, ओड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी उस तरह से बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक ओड नंबर है। तो इन दिस केस n इज क्लियरली ओड। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि हेंस एवरी इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2Q
एंड एवरी ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, और यह फॉर्म को हम लोग पता लगा चुके हैं कि इवन का फॉर्म जो है ये होगा और ओड का फॉर्म ये होगा। इस तरह से अब हम लोग आगे प्रॉब्लम पे विचार करें। अब आइए हम लोग एक नए प्रॉब्लम पे विचार करें। सो डैट विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। अब हम लोग इसको पढ़ने से यह पता चला कि हम लोगों को क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि कोई भी इंटीजर्स जो होता है अगर उसको स्क्वायर कर दें सभी को तो वह दो ही फॉर्म में आता है। पहला फॉर्म है 3m, पहला फॉर्म है 3m और दूसरा है 3m+1। तो हम ये दोनों फॉर्म को कैसे प्रूफ करें कि कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर, यानी कि अगर सारे इंटीजर्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो वह दो ही फॉर्म में आएगा, जो इतना है एक इतना, या तो इतना या तो इतना। तो आइए अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्रेटरी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग करेंगे। अब कोई भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड करना है और q क्या है, कोशिएंट है, और r क्या है, ए रिमाइंडर है। अब यहाँ पे कोई इंटीजर्स a को अगर डिवाइड किया जाता है, यानी a को अगर डिवाइड किया जाता है 3 से, तो q कोशिएंट आता है और रिमाइंडर कितना आता है, r आता है। तो हम लिख सकते हैं इतना। अब देखिए ये जो r है, r कितना तरह से हो सकता है। ये r हो सकता है 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है। 2 से ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसलिए इतना लिखा गया है। तो आइए अब इसको हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 में हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे कि यह क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके देखना पड़ेगा कि स्क्वायर के फॉर्म में यह कितना होता है। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं, a का स्क्वायर कर दिए हैं, इधर भी हो गया इतना। तो अब हम लोग केस 1 में क्या करेंगे, r = 0 लेंगे। अब यहाँ पे r = 0 लिए हैं तो r पुट करना है इक्वेशन 1 में। अब देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद यह वैल्यू इसका आ जाता है इतना। अब देखिए ये a² कितना हो जाएगा, 9q²। तो ये इतना हो गया, फिर 3 को अलग करके ये इतना हो गया। अब 3m ये इस तरह का हो जाता है। तो हम देखते हैं ये जो है m, यह रिप्रेजेंट करता है 3q² को। तो ये इतना हो जाता है। अब देखते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग, यानी कि a² के फॉर्म को हम लोग इतना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके बदले में हम लोग m लिख दिए हैं। अब देखिए केस 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि केस 2 में r = 1 है और 1 को क्या कर दिया है, इक्वेशन 1 में पुट किया गया है। अब देखिए कि इक्वेशन 1 पुट करने के बाद यह कैसा दिखेगा, यह हो जाएगा इतना। तो अब हम इसको किस तरह से इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर इतना लिख सकते हैं। यहाँ a को बाहर कर दिया गया है, अब तब हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसको फिर अगर रीअरेंज करें तो इसको फिर हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये जो है पूरा टर्म, ये पूरा टर्म कितना हो जाता है, 3 है, और ये इतना हो जाता है। अब देखिए कि ये तो ये क्या है, q क्या है, एक इंटीजर्स है, ये भी क्या है, एक इंटीजर्स है। q का स्क्वायर किए तो स्क्वायर, कोई भी इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर्स होगा, फिर इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीजर्स होगा, फिर यहाँ पे इंटीजर्स को 2 से करें तो वो इंटीजर्स होगा, और सारे को कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर्स होगा। इसलिए ये पूरे को एक हम कर लें तो यह भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ये टोटल सिस्टम को एक इंटीजर्स m में
कन्वर्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि m जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोटल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको ही हम लोग लिखे हैं m इक्वल्स टू इतना। यह भी एक क्या है, इंटीजर्स है। अब हम लोग को केस 3 में r इक्वल्स टू 2 होगा। अब देखिए r इक्वल्स टू 2 देने के बाद क्या होता है, r इक्वल्स टू 2 देने के बाद यह कुछ ऐसा आते रहता है। अब इसको हम रीअरेंज करें फिर। अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं, फिर इसको हम जान रहे हैं ये जो पूरा है यह इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ जो 3 है यहाँ q है, तो यह भी क्या है, एक इंटीजर्स का स्क्वायर इंटीजर्स, ये पूरे इंटीजर्स हो जाएगा, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स। अब देखिए ये पूरे सेट क्या हो जाएगा, एक इंटीजर्स हो जाएगा। इसके बदले हम एक फिक्स इंटीजर्स को लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इतना लिखिए, ये क्या हो गया, अब इतना को पूरे m में कन्वर्ट कर लिया गया है। जब m में कन्वर्ट कर लिया गया है तो इसको इसके फॉर्म में इतना लिखा जा सकता है। यहाँ m क्या है, इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट किया गया है इतना। अब हम देखते हैं कि 3 तरह का हमारे पास सिस्टम आता है। एक इतना आता है जो कि यही है, ये इस तरह का, और ये 3 तरह का, एक ये है। अब देखते हैं ये 3m। अब देखते हैं कि 1 पहला और दूसरा और तीसरा ये हो गया। अब देखते हैं कि पहला तो है अलग है, लेकिन दूसरा और तीसरा क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ही फॉर्म है। तो इसीलिए हम लोगों को जो प्रूफ करना है थोड़ा उसकी तरफ दिमाग लगाएं। यहाँ देखिए कि हम लोगों को प्रूफ करना है 3m और 3m+1। अब देखिए कि इसको हम फाइनल कह सकते हैं कि यह 2 ही तरीका है, एक ये तरीका और एक ये दोनों में से एक, यानी कहने का मतलब ये तरीका। यानी अब कह सकते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म इतना और इतना। यानी कहने का मतलब है कि 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। अब इस तरह से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी अगर इंटीजर्स यानी एनी इंटीजर्स वह जो है अगर उसका स्क्वायर किया गया हो तो वह फॉर्म 3m या 3m+1 के ही या नहीं तो ये के फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। चैप्टर का शुरू में हम लोग डिस्कस किए थे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब देखिए कि हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखें। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 408 और 1032। अब देखिए 2 है यानी कि 408 और 1032 2 हमारे पास नंबर है इसकी। अब हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालेंगे दोनों का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिदम। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, यहाँ पे जो है 1032 को जो है डिवाइड करवाया गया है 408 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 टाइम्स डिवीजन किया गया है। तो उसके बाद कितना हो जाता है करने के बाद, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 216 इस तरह का होगा। अब देखिए कि अब यहाँ 216 होगा रिमाइंडर और 2 टाइम्स लगा है तो 2 होगा, और यहाँ देखिए कि इतना है। अब इसको जो है इस तरह से लिखे हैं। अब जितना भी रिमाइंडर बचा है अब उसको हम प्रयोग करेंगे डिवीजन करने में। अब देखिए हम लोग फिर से डिवीजन करेंगे। अब इसमें जो है इससे अब इसमें डिवाइड करवाएंगे तो यह इस तरह का होगा। अब देखिए फाइनली यह कितना हो जाएगा, फाइनली ये इस तरह का होगा। अब इसमें क्या किए हैं जब डिवीजन करवाने के बाद फिर रिमाइंडर कितना बचता है, फिर बचता है इतना, यानी कि 192।
इसमें फिर क्या करेंगे, इससे फिर उसमें फिर डिवीज़न करवाएंगे। यानी यह कहने का मतलब है कि ये जो है 192 से फिर इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो फिर हम लोग को मिलेगा क्या तो इतना हो गया। और फिर अगर हम लोगों को क्या करना हो, इतना से फिर इसको डिवाइड करवाना हो, तो ये क्या करेंगे इस तरह हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग 2 नंबर का HCF निकाल लिए हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रॉब्लम को देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसको जानेंगे। अब देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से इसको समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। अब देखिए, कोई भी नंबर जो है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो नंबर टूट सकता है, अब देखिए कि यानी कि फैक्टर में टूट सकता है, इतना जो है, अगर हम क्या करें, इसको लिखना चालू करें प्रोडक्ट में, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, हम लोग 1200 को तो इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर पावर में लिखें तो यह इतना होगा। और इसको तो यहाँ से इस तरह से हम देखते हैं कि यह कोई कंपोजिट नंबर जो है वो फैक्टर में टूट गया, प्राइम नंबर का फैक्टर में। तो इस तरह से यह जो थ्योरम है, तो यह क्या कहलाया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए, आइए छोटी छोटी टर्म को हम लोग समझेंगे जो कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम जैसे जानते ही हैं कि काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 इट इज़ आर नॉन एज नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। अब देखिए, होल नंबर क्या है, होल नंबर नेचुरल नंबर के पहले अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। अब देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 फ्रॉम कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर जो है वह 0 से चालू होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स जैसे नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 तीनों के मिला के होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर ऑफ, अगर कलेक्शन की बात करें तो इंटीजर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0 फॉर्म कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है 3 नंबर का जनरली कलेक्शन होता है, वो होता है काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0। ये 3 तरह के नंबर का कलेक्शन होता है इंटीजर्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4, इस तरह से चलते रहेगा। अब देखिए, हम लोगों को जानना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें, या डेसिमल से हम कैसे पहचानें। अब देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म is expressible either terminating or in नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए कि हम लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब देखेंगे कि ये किस तरह का बात कह रहा है। अब देखिए कि ये कह रहा है एवरी रैशनल नंबर
व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल, जब भी कोई भी रैशनल नंबर डेसिमल में यानी कि दशमलव में जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है, तो वह क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। यानी कि लिखते हैं कि अगर 2.3 हो गया तो इस पे कोई भी इसके आगे नहीं चल रहा है, तो यह क्या हो गया, रैशनल नंबर है, हम जानते हैं। अगर यह हो गया और दूसरा कहता है या यह इस तरह का होगा, या नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग 2.3 नॉन टर्मिनेट अगर नहीं करता है तो रिपीट करता हो, यानी यहाँ पे 3 हो, यानी 3.5 पे इतना हो, अगर 7.325 इतना हो, तो इस पे ऐसे रेकनिंग दिया हो, तो हम कह सकते हैं ये रैशनल नंबर होगा, यह रैशनल नंबर होगा, यह रैशनल नंबर होगा, यह रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 1.141 फिर 4 फिर 4 इस तरह के चलता रहे, लेकिन उस पर रेकरिंग भी नहीं बैठा सकते हैं और वो टर्मिनेट भी नहीं होता हो, यानी कि एक कुछ टर्म जाने के बाद वह पूरा पूरा कट जाए तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, तो वह टर्मिनेट भी ना करता हो और रेकरिंग भी नहीं बैठा सकते हो, तो ऐसा दशमलव क्या होगा, ऐसा डेसिमल सिस्टम रैशनल नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में ऐसा ही दिया गया है, 2.3 है जो कि क्या है, रैशनल है, ये टर्मिनेटिंग है। अब देखिए दूसरा क्या है, 2.32 है, 2.32 है, इस पे क्या है, रेकरिंग बैठा दिया गया है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यह भी रैशनल है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिना टेस्ट बिना डिवीजन किए हुए हम लोग कैसे जानेंगे ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अब आइए कुछ टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे P बाई क्यू इज अब यहाँ पे कह रहा है P बाई क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन Q इज ऑफ द फॉर्म 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n। अब देखिए कि इसके फॉर्म में रहना चाहिए, नीचे का जो भी हो वह क्या हो, इस फॉर्म में अगर हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 31/20 31/20 इतना लिखा हुआ है। अब देखिए कि 20 को हम लोग अगर फैक्टर करें तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टर करें तो 5, तो 5 और 2 के पावर्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब ये एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर यहाँ m दिया हुआ है, 5 पे पावर n दिया हुआ, m और n का वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 और 2 के पावर्स में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 20 को अगर एक्सप्रेस किए 2 पे पावर 2 5 पे पावर 1, तो यानी कि यह टर्मिनेटिंग है। यह क्लियर है कि यह जो फॉर्म है 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 13/20 विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए अब हम लोग इरेशनल नंबर कैसे जाने कि कैसे क्या होता है। अब देखिए कि इसको हम लोग जनरली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से कैसे पहचाने कि यह इरेशनल नंबर है। द नंबर इन डेसिमल फॉर्म are expressible as non-terminating and non-repeating decimal are known as irrational number। कहने का मतलब है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। ज़रा सोचिए थोड़ा ध्यान से कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है कि 1.23 नॉन टर्मिनेट हो, यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, यानी कुछ नंबर चलने के बाद यह रुके भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब है कि इस तरह का भी नहीं आए कि इस पे रेकरिंग बैठाया जा सके, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि यह इरेशनल नंबर है। जैसे कि कोई नंबर है
1.414, फिर उसके बाद हो जाता है 1, फिर उसके बाद 444, उसके बाद फिर 1, फिर 444। अब इस तरह का आता ही रहता है बहुत सारा। इस तरह का सीक्वेंस है कि इस पर रैकरिंग भी नहीं बैठाया जा सकता है। और ऐसा है कि इस पे क्या है, कुछ नंबर के बाद ये टर्मिनेट भी नहीं होता है, तो कि हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यह इसको देख के ही हम लोग पहचान जाते हैं कि यह इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 का जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा। उस पर ना ही तो रेकरिंग बैठा सकते हैं, ना ही कुछ टर्म के बाद वो पूरा पूरा कट के ख़त्म होता है। तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो इरेशनल नंबर को डिनोट करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जांपल है 0.10100, फिर 1, फिर 000। तो इस तरह का एग्जांपल में क्या होता है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई ऐसा फिक्स नंबर के बाद वह रिपीट भी नहीं हो रहा है ताकि उसको फिर से रैकरिंग बैठाया जा सके। तो इसलिए इस तरह का नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर भी कुछ इसी तरह का है। तो इस पे भी क्या होता है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, कोई फिक्स पैटर्न को ना तो रिपीट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इस तरह का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो इस तरह का भी नंबर क्या हो जाता है, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाए तो यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो अब देखिए पाई जो है जनरली क्या होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। दोनों को अगर निकाला जाए तो यह कि दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो वह कितना आएगा, इतना आएगा, और वह चलता रहेगा, यह कभी भी रुकता नहीं है। और इस पे ऐसा आता है कि यह टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी कुछ फिक्स पैटर्न के बाद नहीं होता है। तो यह क्या होता है, यह चलता ही रहता है। इसलिए पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। अब हम जनरली कहते हैं कि अब 22/7 इसको ले लेते हैं, लेकिन यह क्या है, पाई का फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी कहने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए यह क्या है, यह तो 22/7 जो है यह रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ देखिए 22/7 को अगर हमको पहचानना है कि ये क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो ऊपर में क्या है, एक इंटीजर्स है, नीचे में भी क्या है, एक इंटीजर्स है, और नीचे क्या है, 0 नहीं है। तो हम जान सकते हैं कि यह क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन यह क्या है, रैशनल नहीं है। इसको नियरेस्ट वैल्यू लिया गया है इतना, इसलिए इतना है। तो अब तक के लिए इतना ही। अब देखते हैं अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यह थ्योरम क्या है। देखिए थ्योरम है, लेट p be a prime number and a be a positive integers if p divides a square, then show that p divides a। अब देखिए कि यहाँ पे समझने का बात है कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है और a कोई कंपोजिट नंबर टाइप का है। अब देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखिए p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो हम लोग को दिखाना है p जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई 3 का स्क्वायर है, 3 पे पावर 4 है, ठीक है। अगर कोई हम कहेंगे कि 3 जो है वह क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, तो यह बात भी सही होगा, 3 जो है 3 को डिवाइड करता है। अब देखिए फिर एक एग्जांपल और लें, तो मान लेते हैं कि 2 जो है वह किसको डिवाइड करता है, 10 का पावर को डिवाइड करता है। क्या करता है,
10 पे पावर 2 है उसको डिवाइड करता है। 2 से अगर हम 10 यानी कि 10 पे पावर 2 पे को डिवाइड करें तो ये प्रॉपर रूप से डिवाइड होगा। अब क्या करते हैं, इसका मतलब है कि यह 2 जो है वह 10 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए हम लोग देखें इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ डिक्लेयर करते हैं। यहाँ कहते हैं लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। p क्या कर रहा है, यहाँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। फिर हम क्या मानते हैं, a जो है वह बहुत सारे फैक्टर में टूटा हुआ है, यानी एक कोई कंपोजिट नंबर है जिसको कि हम लोग p1 p2 p3 डॉट 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 pn तक हम लोग उसको फैक्टर करके हम लोग लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या है p को क्या करते हैं, p1 p2 p2 आर प्राइम नंबर नॉट नेसेसरी ऑल डिस्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब देखते हैं यहाँ पर कि अगर a इक्वल्स टू इतना है तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो डबल हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये सभी का एक डबल पे इधर हो जाएगा, पेयर लग जाएगा। अब फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग का स्क्वायर करके हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको आगे हम क्या डिक्लेयर करें, देखिए अब हम लोग डिक्लेयर करेंगे नाउ p डिवाइड्स a स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है। यहाँ क्या कहता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग कितना लाए हैं, इतना है, तो इसका मतलब क्या, ये टोटल सिस्टम को डिवाइड करता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम p डिवाइड्स a स्क्वायर कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि p इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें से एक p होना ही है, तो इसीलिए तो वो डिवाइड करता है। अगर डिवाइड नहीं करता तो वो होगा ही नहीं। तो अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं हम कि p इज वन ऑफ p1 p2 p3 डॉट 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 इतना में से एक कोई क्या है, p है। अब हम यह भी कह सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 डॉट 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 pn, यानी कि प्राइम a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है, p1 p2, जो कि हम लोग पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब देखिए कि इस तरह होगा, तो अब हम आगे लिखेंगे, हम तो आगे तब लिख सकते हैं p डिवाइड्स a, क्योंकि जो भी होगा वो डबल है, तो p अगर होगा तो p भी होगा डबल, तो अब p एक तो p है हमारे पास, तो p क्या हो जाएगा, a को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझें, हम लोग अपने आप में समझने का कोशिश करें। मान लेते हैं कि 18 है, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर फैक्टर पहले भी किए थे अभी फिर कर रहे हैं 2933, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। अब देखते हैं अगर 2 है, 2 अगर डिवाइड करता हो, 2 हम लोग कहेंगे कि डिवाइड करता है किसको, 2 इंटू 3 इंटू 3 को अगर इस पे स्क्वायर दे दें तो ये डबल हो जाएगा। अगर इतना को लिखेंगे फिर हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इन 3 इंटू 3, और फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर इतना लिखेंगे तो अब देखिए अगर 2 इसको डिवाइड कर सकता है तो क्या 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें भी तो 2 है, इसमें भी तो 2 है, इसमें तो डबल 2 आ गया। अब देखिए जो भी नंबर बढ़ जाता है तो इसको नहीं, इसमें तो हाँ ये भी क्या है, स्क्वायर ही है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, फिर कहते हैं कि 2, अब क्या कर देगा, ये जो 2 है, 2 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 को, ये भी तो इसको डिवाइड करेगा ही, क्योंकि इसमें डबल था, इसमें क्या हो गया, सिंगल हो गया, लेकिन डिवाइड तो कर ही रहा है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, इतना लिखा गया है। तो ये क्या था, डबल था। अब यहाँ देखते हैं डबल था, यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गया है, लेकिन डिवाइड तो करेगा ही करेगा। अब देखिए अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। कहने का मतलब है अगर स्क्वायर उसका डिवाइड है किसी भी प्राइम नंबर से, तो उसका वह भी क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा। या इस तरह से हम लोग एक फॉर्मल प्रूफ
देख चुके हैं। अब आइए हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे कहता है इफ पॉसिबल, अगर वह संभव हो तब क्या हो, अगर संभव हो तब हम लोग मानेंगे लेट रूट टू बी रैशनल एंड it is in form a by b where a and b have no any common factor other than 1 and b not equals to 0। अब देखिए इसको समझने का हम लोग को प्रयास करें कि ये जो कह रहा है where a and b have no any common factor other than 1, इसका मतलब क्या हुआ। अब अगर देखिए यह जो है रूट टू जो है मान लेते हैं कि यहाँ हो रूट टू इक्वल्स टू, जैसे कि हम लोग थोड़ा एक बार और समझें, हम लोग लिखते हैं 8/6, तो इसमें क्या है कॉमन फैक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब देखिए कि कॉमन क्या सब है, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर जो है आपस में कैंसिल हो जाता है, तब उसमें आता है 2 इंटू 2/3। अब देखते हैं इसको फाइनल लिखते हैं 4/3। अब देखिए इसमें जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें क्या था कॉमन फैक्टर था, इसमें क्या था कॉमन फैक्टर 2, इसमें जो है 4/3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें अगर कोई है तो 1 है, 1 तो सब में रहता है, वो तो कॉमन है, तो कॉमन इसीलिए यहाँ लिखा गया है 1 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी रूट 2 को ही लिखें तो रूट 2 को हम क्या मान लेते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, तो इसको फिर कटा के क्या हो गया, ये कटने के बाद इसमें कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद यह a बाई बी में ट्रांसफ़र हुआ है, और इसमें कह रहा है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वो अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर, यानी कि इस पोजीशन से हम लोग इस पोजीशन में हम लोग इसको पहुंचा दिए हैं, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन में हम लोग पहुंचाएंगे, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे रूट 2 को a बाई बी में हम लोग लिखेंगे। a बाई बी में लिखने का मतलब है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हम लोग माने हैं। अब वह यह कहाँ तक सत्य है इस बात को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसलिए अब हम क्या लिख दिए रूट 2 को लिख दिए a/2। अब रूट 2 को अगर हटाने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो यह कुछ इस तरह से हम लोगों के सामने दिखता है। अब इसको अगर और अरेंज करें तो यह इस तरह से कुछ, तो देखिए अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2b² इक्वल्स टू a²। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 जो है वह क्या है b² में मल्टीप्लाई करने के बाद यह क्या बनता है a² के बराबर होता है। अब देखिए आइए हम इसको और थोड़ा आगे लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। क्यों लिख सकते हैं जरा सोचिए। अब देखिए कि ये जो है इसमें 2 मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसमें b² में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद अगर a² आता है तो स्वाभाविक तौर पे यह हम लोग समझ जाते हैं कि यह जो है 2 जो है यह a² को डिवाइड करता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि a² को डिवाइड करता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इतना। अब देखिए अब इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं क्या, अभी जो कुछ देर पहले हम लोग थ्योरम प्रूफ किए उसमें से यही बात को डिस्कस किया गया था कि अगर कोई भी नंबर किसी भी स्क्वायर के अगर डिवाइड करे तो वो उस नंबर को डिवाइड करेगा ही, यानी कहने का मतलब है अगर 2 जो है अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा 2 जो है a को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 2 डिवाइड्स a, यानी कि 2 जो है डिवाइड a² को कर रहा है, इसलिए 2 डिवाइड a हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यह 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है। जब 2 a को डिवाइड कर रहा है, जब कोई नंबर अगर कोई भी नंबर
2 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि वह इवन है या ओड है। तो हम कहेंगे कि वह इवन है, यानी कि वह सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए वह क्या है, सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिवाइड करता हो तो 2 कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी रखें तो लेकिन वह ए जो होगा वह 2 का मल्टीपल ही होगा, यानी उसको डिवाइड करता है तो होगा ही, वह इवन नंबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 2c। इसको हम लोग रखेंगे, a का जो वैल्यू है वह इक्वेशन 1 में हम लोग रखने के बाद तो हम पाएंगे कुछ ऐसा आ जाता है। तो जो इससे आने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में a का वैल्यू जो है पुट कर यहाँ से लेकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 में, यानी ए के जगह पे हम लोग लाके हम लोग बैठा देते हैं। तो यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 में बदल जाएगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ ये कैंसिल होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करने के बाद लिखने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए कि यहाँ पे कटने के बाद यहाँ आ रहा है। अब देखिए दे हैं तो अब इस देखने के बाद क्या पता चलता है, ये पता यही चलता है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम फाइनली आगे क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स बी, इन 2 जो है वह बी को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 2 तरह का इक्वेशन हमारे सामने बनता है। इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन ए। यहाँ देखिए इक्वेशन ए में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ए में कह रहा है यहाँ 2 जो है डिवाइड्स ए, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 जो है डिवाइड्स बी। अब देखिए 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स बी, कहने का मतलब है कि 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वह बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों में कॉमन फैक्टर जो है क्या है, 2 है। तो अब हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो हम आगे क्या लिखेंगे, ये ए और 1 और 2 नहीं, ए और बी से हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब देखते हैं यह जो हम लोग चले थे लेकर, क्या वह बात यहाँ पे निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, यहाँ कंट्राडिक्शन है। क्या कंट्राडिक्शन है, हम जो कहे थे कि ये ए बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये 2 कहाँ से आ गया जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि बात कुछ गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ क्या है, यह गड़बड़ क्यों हुआ है, क्योंकि हम जो माने हैं वह गलत मान लिए हैं। क्या माने हैं, वह गलत मान लिए हैं, वैसा मानना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो इसको हम लोग अब सुधारेंगे। हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर लाइन पे कोई रियल नंबर है, वह तो अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। यानी कि हम कहते हैं यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है तो वह बात सही नहीं है जो कि हम माने हैं। हम माने क्या है कि √2 जो है वह क्या है, एक रैशनल नंबर है। √2 रैशनल नंबर है, यह बात माने हैं। अगर यह बात गलत है जो भी हम माने हैं तो वह क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत होगा। जस्ट विपरीत होगा तो वह रैशनल नंबर होगा। तो अब हम क्या लिख सकते, यहाँ हम यही कहेंगे, बट दिस इज कंट्राडिक्शन दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी हम लोग जो अभी तक माने थे वह क्या है, गलत है। जब गलत है तो वह क्या हो जाएगा, रैशनल से इरेशनल हो जाएगा। जब इरेशनल होगा तो हम फाइनली लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बाय एज्यूमिंग √2 इज रैशनल। रैशनल मानने से ही ये हुआ है उत्पन्न। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हेंस √2 इज इरेशनल। ठीक है, यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक नए प्रकार का प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। नए प्रॉब्लम मतलब कि थोड़ा सा नया है, लेकिन हम लोग जो अभी प्रूव किए बस उसी पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम।
बस उसमें क्या था, √2 है। इसमें क्या है, एक जनरल फॉर्म हम लोग प्रूफ करेंगे, जो भी इसके अंदर आता हो, अगर यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ पॉसिबल लेट √p इज रैशनल। हम लोग फिर वही करते हैं, अगर संभव हो तो हम उसको मानते हैं क्या, यह क्या है, रैशनल नंबर है। अब कहते हैं एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म m/n where m and r integers have no common factor other than 1। यानी इसमें भी वही करते हैं जो कि हम लोग पहले अभी किए हैं। तो इसमें भी हम लोग कहते हैं कि यह जो है एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि m जो m/n है, यह कोई भी कंपोजिट मान लेते हैं a/b हो, तो इसको कटने के बाद कुछ होगा फैक्टर इसका कॉमन, उसको कटने के बाद यह क्या हुआ है, a/b m/n में तब्दील हो गया है, जिसमें कि क्या है कि 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी हम कहते हैं कि इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों में से कॉमन। तो अब हम इसको डिक्लेयर करते हैं और आगे इसको लेके हम लोग चलते हैं। देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं √p इक्वल्स टू m/n और p इक्वल्स टू लिख सकते हैं m²/n²। तो इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसको अरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। n² को हम लोग क्या किए हैं, LHS में ले आए हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं। अब देखिए इस पे अगर डिस्कस किया जाए तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि p इंटू n² इक्वल्स टू m²। तो अगर ये क्या है, p मल्टीप्लाई करने के बाद अगर m² आता है तो हम लोग, यह तो क्लियर हो गया, यहाँ से p जो है m² को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं p डिवाइड्स m²। जब p डिवाइड्स m² तो हम तो आराम से लिख सकते हैं p डिवाइड्स m, क्योंकि हम लोग इस थ्योरम को अभी प्रूव भी किए हैं 2 स्टेप पहले। अब देखते हैं आगे, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 में लिखते हैं और आगे हम लोग फिर डालते हैं। जब इसको m को जब p डिवाइड्स करता है तो इसका मतलब है कि m में p में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद यह m के बराबर हो जाएगा। हम मानते हैं कि q मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जो q है, q मल्टीप्लाई करने के बाद यह क्या हो जाता है, m के बराबर हो जाता है। अब q क्या है, कोई इंटीजर्स है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद यह m के बराबर हो जाता है, ऐसा इसमें माना गया है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए इस वैल्यू को, यानी कि m इक्वल टू PQ को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो वो कैसा होगा, अब देखिए पुट करने के बाद ये क्या होगा कि p इंटू n² इक्वल्स टू p² इंटू q²। अब यह आया है कहाँ से, यह आया है इक्वेशन 1 से, यानी कि इसको जो है m का जो वैल्यू है वह इसमें डाल देने के बाद, यानी कि इसमें डाल देने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाता है, यही आया है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे n² में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ n² में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या होता है, इतना के बराबर होता है। यानी n² क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग p और इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको अगर यहाँ पे लिखा जाए तो फिर इसको लिखेंगे इतना। अब देखिए कि अगर इतना लिखेंगे तो यहाँ पे एक सोचने का बात है कि यहाँ पे p जो है इसमें मल्टीप्लाई है, p अगर मल्टीप्लाई है इतना में, अगर p मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिलता है, तो यानी कि p से p में p मल्टीप्लाई करने के बाद, कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद यह क्या मिल जाता है, n² मिल जाता है। यानी कहने का मतलब p जो है क्या करता है, n² को डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि p जो है p डिवाइड्स n²। तो हम इसको आगे चल के लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग p डिवाइड्स n²। जब p डिवाइड्स n² लिख सकते हैं तो हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं, p डिवाइड्स n।
तो हम इसको लिख सकते हैं p डिवाइड्स n। अब देखिए हम लोग दो इक्वेशन पे हम लोग अभी भी पहुँचे हैं, एक a है और दूसरा क्या है, पहला a है दूसरा है b। अब देखते हैं कि p जो है m को भी डिवाइड कर रहा है और p जो है यहाँ पे m को यहाँ कर रहा है, n को यहाँ कर रहा है, यानी कि p जो है यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है। अब यहाँ पे फिर कंट्राडिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दोनों यानी कि इक्वेशन यानी कि कंडीशन कहें उसको कि हम a और b से लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि p जो है वह दोनों का, यानी कि दोनों कहने का मतलब m और n का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। जब m और n का कॉमन फैक्टर है तो p क्या है, m और n का कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको आगे कंट्राडिक्शन लिख सकते हैं। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा m और n में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जैसा कि हम लोग डिक्लेयर किए हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बाय एज्यूमिंग रूट अंडर p इज रैशनल नंबर, जो हम लोग माने हैं इसी के कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं अगर रैशनल नहीं है तो वह क्या होगा, इरेशनल होगा। तो वह क्या होगा, हेंस रूट अंडर p इज इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं यह इरेशनल है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि यह क्या है, रूट अंडर p, जब p क्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, यह एक इरेशनल होगा। अब आइए हम लोग एक नया प्रॉब्लम पे डिस्कस करें। सो डैट 3 रूट 5 माइनस 1 इज इरेशनल नंबर। हम लोगों को प्रूव करना है कि 3 रूट 5 माइनस 1 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले माने इफ पॉसिबल लेट 3 रूट 5 माइनस 1 बी रैशनल नंबर। हम लोग कहते हैं कि यह एक रैशनल नंबर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, जब रैशनल नंबर कह दिए हैं तब इसको a बाय बी के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ a और b जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यह क्या है, इंटीजर्स है a और b। तो यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, हेयर a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी a और b में जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं हो जो कि a के अलावा। तो हम इसको आगे लिखें अब क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट थ्री इंटू रूट 5 माइनस 1 इक्वल्स टू a बाय बी। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, a बाय बी के फॉर्म में लिखते हैं, a बाय बी के फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन के बाद आगे इसको प्रोसेस करने के बाद हम पाते हैं कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब फिर इसको आगे लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक सोचने का बात है, यहाँ पे क्या सोचने का बात है कि यहाँ पे रूट 5 है। रूट 5 को हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग माने हैं, a के बारे में माने हैं कि यह इंटीजर्स है, b के बारे में हम लोग माने हैं कि इंटीजर्स है। जब दो इंटीजर्स का सम होता है तो वह भी क्या होता है, एक इंटीजर्स ही होता है। अब देखिए, और b तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स है, और 3 तो ये देखने के ही बाद ही लगता है कि यह इंटीजर्स है। यह b 3b यानी यह भी क्या हो गया, एक इंटीजर्स हो गया। ऊपर भी इंटीजर्स, नीचे भी इंटीजर्स, और हम जान रहे हैं कि a और b जो है यह 0 के बराबर नहीं है, यानी b भी बराबर नहीं होगा 0। तो नीचे क्या है, 3b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और ऊपर और यह क्या होगा, 3b क्या हो गया, एक इंटीजर्स है। जब इंटीजर्स भी है और नॉट इक्वल टू 0 है, ऊपर में भी क्या है, ऊपर में भी इंटीजर्स है। तो यह क्या दे रहा है, पूरे सिस्टम दे रहा है क्या, कि यह एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे यहाँ रूट
5 उसके इक्वल में लिखा हुआ है √5। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है जो कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है कि आखिर यह क्यों उत्पन्न हो गया ऐसा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हियर a प्लस बी एंड 3b आर इंटीजर्स, दोनों तो इंटीजर्स है ही, तो ये क्या है गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह a प्लस बी बाय 3b इज रैशनल नंबर। क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए तो फ्रॉम 1 यानी फ्रॉम 1 से इट फॉलोज दैट इतना इज रैशनल। क्या यानी कि √5 इज रैशनल। √5 को हम यहाँ पे रैशनल कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स फैक्ट्स दैट √5 इज इरेशनल। अब देखिए ये क्या है, ये इतना जो हम लोग माने हैं ये अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, √5 जो है यह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो अगर ये है रैशनल नहीं है तो यह क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि 3 इंटू √5 - 1 इज इरेशनल। अब देखिए थोड़ा एक तो नया प्रॉब्लम थोड़ा सा नया है। अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सो डैट 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको क्या करना है, हम लोग को दिखाना है, यानी प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या मान लिए हम लोग, लेट इफ पॉसिबल 2 प्लस √3 इज रैशनल। हम लोग रैशनल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोचने का बात है, यह क्या है, हम लोग तो माने हैं इतना को क्या मान लिए हैं, एक रैशनल नंबर है, और इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ को रैशनल माने हैं। अब यहीं से लाके इसको रखे हैं, और हम लोग पहले से ही जान रहे हैं 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम ये दिया हुआ है कि ये रैशनल है, और यह हम लोग पहले से जानते ही हैं कि 2 जब रैशनल नंबर है, ऐसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अब 2 रैशनल को एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर को अगर घटाएंगे तो वह क्या होगा, तो वह भी रैशनल नंबर ही होगा। तो आइए हम लोग को इसमें जो है इसको घटाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए जब घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, मतलब कि 2 प्लस √3 यानी कि 2 प्लस √3 -2। जब इस तरह होता है तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा। जब देखिए 2 नंबर का जो हम लोग घटाए हैं इसमें, तो जो नंबर जब जो रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में इस रैशनल को घटाए हैं तो वह भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि यह एक रैशनल नंबर है। तो डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, यानी डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल होता है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग इतना लिखे हैं। जब ये रैशनल है तो इसी को तो कटा के हम इतना लिखे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ हम जान रहे हैं कि √3 क्या होता है, यह रैशनल नंबर नहीं होता है। तो अब हम क्या लिखें इसको, तो यह कंट्राडिक्शन है। तो हम कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट्स दैट √3 इज इरेशनल। तो ये क्या हो गया, √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल। जब √3 इरेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 2 प्लस √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो फाइनली हैंस 2 प्लस √3 इज इरेशनल। तो अभी के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।